अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज का जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स हम लोग अपनी कैलकुलेशन में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। मैथ के अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने मैथ किया हो तो आप मैथ में बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर्स को हम देखेंगे कि सी हमें कैलकुलेशन के लिए किस तरह के ऑपरेटर्स अलो करती है कि हम उनको इस्तेमाल कर लें। ज़ाहिर है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा काम सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना नहीं होता, कैलकुलेशन करना भी होता है। और हम लोग सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उनमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो कैलकुलेशन बगैर ऑपरेटर्स के तो नहीं होती। लाइक हमने ऐड भी करना हो तो हमें सम का जो ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वो सर्टन यानी कि कुछ खास ऑपरेशन जो हैं वो डेटा या ऑपरेंड पे अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन डेटा और ऑपरेंड। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो डेटा पे कुछ खास टाइप के स्पेशल टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब डेटा या ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड वो वैल्यू है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और डेटा भी वही है। डेटा और ऑपरेंड सेम चीज़ है। इससे मुराद वो वैल्यू है जिस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1+2 करना चाहते हैं तो 1 और 2 जो है वो आपके पास डेटा या ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो आपके पास ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास डेटा या ऑपरेंड होते हैं, और जो ऑपरेटर है वो हमारे पास वो सिंबल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, प्लस के लिए, एडिशन के लिए आपके पास प्लस का सिंबल है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास माइनस का सिंबल है, जिसका मतलब है कि माइनस करना, एक में से दूसरे नंबर को निकाल दो। तो सी में भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो सी ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के लिए अलो करती है उसमें से फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर लॉजिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सी हमें बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स देता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथ में बहुत कॉमनली यूज करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। और इसमें एक जो ऑपरेटर ऐड होता है वो हमारे पास मॉड्यूलस का है, या जिसको आप परसेंटेज के साइन में देखते हैं, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करेगा? ये डिवीजन करता है, लेकिन इसमें आंसर जो आता है वो रिमाइंडर का स्टोर होता है। डिवाइड क्या करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और जो ये हमारे पास मॉड का ऑपरेटर है ये हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो बाकी जो 4 ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आप किसी भी डेटा टाइप पे, इंटीजर पे, कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होगा उस पे अप्लाई कर सकते हो, इंट पे, फ्लोट पे, डबल पे। लेकिन जो मॉड का ऑपरेटर है या जो मॉड्यूलस रिमाइंडर का ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे अप्लाई होता है, फ्लोट या डबल पे अप्लाई नहीं होता। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि वो ऑर्डर जिसमें हम लोग ऑपरेटर जो एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। तो प्लस और माइनस सेम एसोसिएटिविटी आप कह सकते हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो इनकी जो इवेल्युएशन है वो लेफ्ट टू राइट होती है। और मल्टीप्लाई डिवाइड की जो इवेल्युएशन है वो सेम ऑर्डर के हैं, उन दोनों की भी लेफ्ट टू राइट होती है। और सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो हमारे पास ब्रैकेट्स का है, स्मॉल ब्रैकेट्स का। तो जो भी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन में जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस। और अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे आ जाए तो उनको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल का साइन है इसको हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आप इसको मैथ में यूज करते हो इक्वालिटी चेक करने के लिए, लेकिन जो सी में इस ऑपरेटर का इस्तेमाल है वो ये है कि आप वैल्यू असाइन करते हो किसी वेरिएबल को। किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका नाम बता रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये भी वैल्यू असाइन करेगा। कंपाउंड का मतलब ये है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम एक ही लाइन पे अब वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक अगर मैंने ए, बी और सी को 1 असाइन करना हो तो मेरे पास मेथड है कि मैं एक लाइन पे एक को वैल्यू असाइन कर लूँ। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1। तो अगर मैंने इसको इस मेथड से ना करना हो तो मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक ही लाइन में इन तीनों को सेम वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट लाइन है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो ये क्या करेगा? a b c को 10 असाइन कर देगा। इसके लिए जरूरी है कि वो सारे के सारे वेरिएबल सेम क्लास के हों, सेम डेटा टाइप से बिलोंग करें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है।
इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसकी मौजूदा वैल्यू में एक नंबर ऐड करना है, एक ही ऐड होगा, इससे ज्यादा ऐड नहीं होंगे, एक नंबर ऐड होगा एक इंक्रीमेंट पे। तो इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको चेंज करो और उसके बाद जहां जहां तुमने इस्तेमाल करना है उसकी अपडेटेड वैल्यू को इस्तेमाल कर लो। इनफिक्स या प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले चेंज करो और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लो। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू को तुमने पहले चेंज कर लेना है, फिर जहां जहां तुम उसको इस्तेमाल करोगे उसकी अपडेटेड वैल्यू को इस्तेमाल कर लो। ठीक हो गया। इस एग्जांपल में a इक्वल्स टू 2 है। अब हमने प्लस प्लस a, इसका सिंटैक्स क्या है कि वेरिएबल से पहले आप डबल प्लस का साइन लगाते हो। प्रीफिक्स एंड इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसका जो सिंबल है वो है डबल प्लस, और प्रीफिक्स में आप क्या करते हो, प्री का मतलब है वेरिएबल से पहले, प्री का मतलब है पहले, तो वेरिएबल के नाम से पहले आप डबल प्लस लगाओगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, a इक्वल्स टू 2, हमने प्लस प्लस किया a को तो a की वैल्यू हो गई 3। अब वो b को असाइन जब हमने किया तो b की वैल्यू भी 3 हो गई और a की वैल्यू भी 3 हो गई। तो इसने क्या किया, a की वैल्यू को पहले चेंज किया, फिर जहां जहां प्रोग्राम में इसको a की जरूरत पड़ी उसने a की अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। पोस्टफिक्स इसका उलट है। इसका मतलब ये है कि पहले तुमने सारी जगह जहां जहां a को या जहां जहां वेरिएबल को यूज करना है उसको इस्तेमाल कर लो और एट दी एंड में वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर लूंगा। तो इस एग्जांपल में a की वैल्यू 2 है। अब a प्लस प्लस किया है आपने, पोस्टफिक्स है तो वेरिएबल के बाद इसका साइन लगेगा, और जब हमने b को वैल्यू असाइन की a की तो a की वैल्यू तो एट दी एंड 3 हो गई थी, b की वैल्यू 2 ही रही। इसकी वजह क्या है कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल हो गई जो कि हमने b को असाइन कर दी, तो b को असाइन हुई है पुरानी वैल्यू जो कि 2 थी और a में आ गई a की अपडेटेड वैल्यू जो कि 3 थी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है इंक्रीमेंट की तरह लेकिन ऑपोजिट है। इंक्रीमेंट एक ऐड करता था, डिक्रीमेंट एक माइनस करेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करता है 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की इसमें से -1 कर देगा। इसको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, इनफिक्स या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले वैल्यू को माइनस करो या पहले वैल्यू को चेंज करो और उसके बाद जहां चाहो इसको इस्तेमाल कर दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये इस एग्जांपल के आउटपुट में थोड़ा सा चेंज है। मैं इसको आउटपुट में a की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और b की वैल्यू जो है वो भी 1 आएगी। ठीक है, इसको जरा हम सेट करते हैं। एक्चुअल एग्जांपल ये है। ठीक हो गया। a की वैल्यू 3 है, हमने a की वैल्यू को पोस्टफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है तो हमने पहले वैल्यू को माइनस किया तो a की वैल्यू 3 से 2 हो गई। अब वो जब हमने b को असाइन की तो b को 2 मिल जाएगा और a को भी 2 मिल जाएगा क्योंकि अपडेट हो गई वैल्यू, पहले वैल्यू चेंज होगी उसके बाद वो जहां भी हम चाहें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स का काम वही है जो हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, सिर्फ डिक्रीमेंट में हम लोग एक माइनस कर रहे होते हैं। चूंकि ये प्रीफिक्स है तो सिंबल हमारा वेरिएबल से पहले लगेगा। अब पोस्टफिक्स की बारी है, तो पोस्टफिक्स का काम क्या है जी, पोस्ट है तो इसका मतलब है कि पहले हम वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम वैल्यू में चेंज करेंगे। तो जिस तरह इसका काम है उसी तरह इसका सिंबल भी वेरिएबल के नाम के बाद लगता है। तो इस एग्जांपल में a की वैल्यू 2 है, a को हमने डिक्रीमेंट किया और जब b को a असाइन किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि अभी तक जो रिफ्लेक्शन है यानी जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अभी तक a की वैल्यू हम लोगों ने डिक्रीमेंट नहीं की क्योंकि इसका काम है पहले वैल्यू को इस्तेमाल करो उसके बाद जहां जहां तुमने वैल्यू की थी चेंज उसके लिहाज से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की 2 रहेगी। वजह यह है कि a जो है वो बाद में डिक्रीमेंट होता है, पोस्टफिक्स के केस में पहले इस्तेमाल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करे। वो ऐसा ऑपरेटर है जिसको अपने परफॉर्म करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े। तो जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, इनफिक्स हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इसमें से हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो ऐड का ऑपरेटर है प्लस का, वो जाहिर है एक नंबर को तो वो ऐड नहीं करता, उसको हमेशा 2 नंबर की जरूरत पड़ती है। अब 2 नंबर ऐड करते हो, 3 नंबर ऐड करते हो, एटलीस्ट 2 नंबर पे वो काम करता है। हमारा जो ये प्लस का ऑपरेटर है 2 पे ही काम करता है, 3 नंबर ऐड करने को 2 दफा प्लस लगता है।
तो जो हमारे पास ऐड का ऑपरेटर है जो प्लस है ये दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। इस तरह मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड पे काम करता है, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जिसको दो वैल्यूज चाहिए अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो जो अभी तक हमने पढ़े उसमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो भी बाइनरी है, क्योंकि उसको एक को असाइन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है। a इक्वल्स टू b या a इक्वल्स टू 1 करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या है? यूनरी ऑपरेटर उसका उलट है। ये बाइनरी दो था, यूनरी का मतलब एक है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पे एक वैल्यू पे काम करे उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। तो अगर हम इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करें, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, तो ये किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, यानी उसी वेरिएबल में से माइनस करता है, उसी में 1 ऐड करता है। तो जितने भी हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करे वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो एक ही वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये टास्क हम लोगों ने डन कर लिए। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन का मतलब ये है कि वो ये चेक करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल का और इक्वालिटी का। ठीक हो गया, जहां आपने ये चेक करना हो कि वैल्यूज आपस में ग्रेटर हैं या स्मॉलर हैं, या दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है, या ए और बी आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो इस तरह के रिलेशंस जो हैं हम लोग रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू चेक करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये सारे अप्लाई करके देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? ये इवेल्युएट करते हैं टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को। अब एक्सप्रेशन क्या है? ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हों और ऑपरेंड्स हों, कोई एक्सप्रेशन कहलाता है। और यहाँ रिलेशनल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये चेक करता है एंड और नॉट की कंडीशंस के साथ। हम इसका देखते हैं वन बाय वन। एंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, यहाँ 0 से मुराद फॉल्स है और 1 से मुराद ट्रू है। अगर ए और बी दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। अगर इनमें से कोई एक इनपुट बी या कोई एक बी फॉल्स कंडीशन हो, आप इसको कंडीशन समझ सकते हैं कि ए और बी की कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा वरना हर केस में आंसर फॉल्स आएगा। और इसका उलट है, और कहता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो मैं ट्रू हूँ, मैं सिर्फ उस केस में फॉल्स होता हूँ जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो और क्या करेगा? ए और बी, अगर ए सही है या बी सही है आंसर ट्रू आएगा। अब एंड क्या करता है? वो कहता है ए एंड बी कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। और क्या कहता है? ए और बी, ए सही हो जाए या बी सही हो जाए आंसर ट्रू आएगा। नॉट क्या करेगा? ये आपकी जो इनपुट है या आपकी जो कंडीशन है इसका निगेशन ले लेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। जी, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं कि हम इस्तेमाल करें stdio के साथ अपने ऑपरेटर्स को। तो फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक है, हम लोग चेक करेंगे कि हम दो नंबर का सम और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं। तो मैंने जी एक वेरिएबल में वैल्यू दे दी है 3 और एक में 4। तो अगर एक बात की जाए तो ये n इक्वल्स टू 2 जो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डन हो गया वेरिएबल, और उसको हमने असाइन कर दिया है 2। तो जो वैल्यू जब हमने जहाँ पे इसको असाइन किया है यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर डन हुआ है। दो दफा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, एक दफा n को वैल्यू 2 दी गई है, एक दफा m को वैल्यू 4 दी गई है। अब हम चेक करेंगे अपने सम का आंसर, यानी कि हम n प्लस m करेंगे तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो यूज हुए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड किया। तो ऐड के लिए आपने क्या करना होता है? सॉरी, यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ में काम करें तो हम इसका आंसर लेके आएंगे यहाँ पे। तो आंसर 6 है, 2 प्लस 4 इज 6। तो आप जब भी दो नंबर को ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग ऑपरेटर को चेंज करके माइनस का ऑपरेटर लगा रहे हैं।
और आंसर -2 आया क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो छोटा है, तो 2 में से -4 करेंगे तो -2 आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें पता है कि 2 4 8 आता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 8। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को बड़ा करेंगे और उसका जो डिवाइजर है उसको छोटा करेंगे कि हमारे पास क्वोशंट में कोई आंसर आ सके। तो हमने ऑपरेटर चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर आएगा और हम उसका आंसर चेक करेंगे। तो आंसर आ गया है 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 टाइम पे डिवाइड हो जाता है। जब 4 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो क्वोशंट आपके पास 2 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर के लिए हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाना होता है। ये क्या करेगा, ये हमें रिमाइंडर फाइंड करके देगा। तो रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 जो है वो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर जाता है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर 0 है। यही अगर हम लोग 3 के साथ डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर जो है वो कोई ना कोई नंबर आएगा और वो है 1, क्योंकि 4 जो है उसको 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। 3 एक ऑड नंबर है और जो हमारे पास 4 है वो एक इवन नंबर है। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए जी वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब हम एक ही स्टेटमेंट में इन दोनों को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब मैंने n और m को वैल्यू असाइन कर दी है 4। अब ये सेम वैल्यू जो है यहाँ पे शो की जाएगी इस स्टेटमेंट के अंदर। तो 4 जो है ये 44 नहीं है, ये 4 है क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं है, तो यहाँ स्पेस नहीं आई, ये हमने स्पेस ऐड की, कॉमा ऐड कर दिए। तो अब देखें m की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है क्योंकि हमने उनको सेम स्टेटमेंट के एक ही स्टेटमेंट के अंदर सेम वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक हो गया, इसके बाद आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो पहले वेरिएबल लेते हैं, हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी और अब हम क्या करेंगे कि m को वैल्यू देंगे प्लस प्लस n की, और हम लोग शो करवाएंगे वैल्यू n की वैल्यू शो करवा रहे हैं हम लोग बिफोर इंक्रीमेंट, और n और m की शो करवाएंगे आफ्टर इंक्रीमेंट कि m के पास क्या है और n के पास क्या है। तो यहाँ न्यू लाइन ऐड कर लेते हैं ताकि आउटपुट सेट रहे। अब इसने क्या करना है, n के पास 6 है तो उसने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, तो पहले क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। यहाँ उसने n की वैल्यू 7 कर दी, उसके बाद उसने उसको इस्तेमाल करते हुए m को भी 7 असाइन कर दिया, तो आउटपुट में आफ्टर इंक्रीमेंट हमारे पास 7 7 आ गया। यही अगर हम लोग पोस्ट के साथ करें तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है तो हमने वो चेंज कर लिया। अब क्या होगा कि पहले वैल्यू को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, यहाँ पे पहले जो 7 n की वैल्यू 6 है उसको इस्तेमाल करते हुए m को असाइन कर दिया गया, उसके बाद n की वैल्यू को यहाँ पे 7 किया गया, तो आउटपुट में m की वैल्यू 6 रही है और n की वैल्यू जो है 7 हो गई है, m के पास पुरानी वैल्यू 6 पड़ी हुई है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, तो हम डिक्रीमेंट को डिस्कस करते जाएं। तो ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को चेंज करेगा उसके बाद उसको इस्तेमाल करेगा। इसने यहाँ क्या किया, पहले इसने n की वैल्यू को 6 से 5 किया, डिक्रीमेंट किया एक, उसके बाद उसने वो वैल्यू m को असाइन कर दी, तो दोनों की वैल्यू सेम आई, दोनों के पास अपडेटेड वैल्यू है। यही केस हम लोग पोस्ट के साथ करें तो आउटपुट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे पहले m को वैल्यू जो है वो असाइन कर दी गई है जो कि 6 थी, तो m के पास 6 है, m के पास 6 है, उसके बाद n की वैल्यू को चेंज करके 5 कर दिया गया, तो आउटपुट में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। तो n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 6 है। इसके बाद आते हैं जी लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें रिलेशन चेक करने हो के हमारे पास जो आंसर है जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हैं, लेस हैं या इक्वल हैं। हम चेक करने वाले हैं कि जो 3 है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसका आंसर क्या बनता है जी। तो इसका आंसर 1 है। इसका आंसर हमेशा रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा, या 1 और 0 की। 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स। अब 3 जो है वो छोटा है 5 से, तो आंसर हमारे पास क्या आया है, ट्रू। इसी कंडीशन को उलट कर दें तो आंसर 0 है, क्योंकि 3 जो है वो ना उससे बड़ा है और ना ही 5 से
ना 5 से बड़ा है और ना 5 के इक्वल है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है और फॉल्स आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अगर आपने इसकी इक्वालिटी चेक करनी है तो आपको यहाँ डबल इक्वल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो डबल इक्वल है ये यहाँ पे इक्वालिटी चेक करने के लिए आता है, और जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब हम चेक करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के दरमियान ये काम करेंगे। तो हम दो कंडीशन देंगे इसको कि जो हमारे पास 1 है वो लेस है या इक्वल है 5 के, तो ये कंडीशन ट्रू है। जिसके बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है जी 5 है जो वो ग्रेटर है या इक्वल है 10 के, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है। पहला ऑपरेटर हम चेक करेंगे यहाँ पे एंड, जिसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और इस केस में एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आ गया। अगर इस कंडीशन को हम चेंज कर दें, अब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। तो एंड के ट्रू आने का एक ही चांस है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं। अब हम लगाएंगे और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर के लिए किसी भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, बाकी हर केस में वो ट्रू ही रहेगा अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी। तो इधर दोनों कंडीशन ट्रू थी तो आंसर ट्रू आ गया। अब हम एक कंडीशन को फॉल्स करेंगे तो आंसर फिर भी ट्रू रहा। सिर्फ उस टाइम ये फॉल्स होगा जब आपकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो रही। अब हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। ठीक हो गया। हमने कहा जी जो 1 है वो इक्वल है 1 के। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ तो आंसर 0 आ गया, यानी कि कंडीशन फॉल्स है, जबकि ये इक्वालिटी है, ये ट्रू है कि 1 हमेशा इक्वल है 1 के। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारे पास फॉल्स आया। क्यों? जो आंसर यहाँ पे ब्रैकेट ये जो कंडीशन है इसका जो आंसर होगा उसको ये जो ऑपरेटर है एंड का ये निगेट कर देगा, उलट कर देगा और फिर वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो एंड ने क्या किया, कंडीशन ट्रू थी लेकिन आंसर हमारे पास फॉल्स आया। तो इस तरह हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स या जो सारे ऑपरेटर हैं सी के वो इस्तेमाल करते हैं। इनका जो मजीद यूजेज है वो हमारे पास क्लियर होता है जब हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं या सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं।